हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भास्कर ज्योति है। बीपीएससी 63rd में मैंने 38वीं रैंक हासिल की थी और अभी बतौर सब रजिस्ट्रार बिहार में पोस्टेड हूँ। दोस्तों, 65वीं बीपीएससी के मेंस का डेट अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, अभी उसके डेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे मित्र जो कि 65th का मेंस देने वाले थे, उनके लिए यह बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस परीक्षा की तैयारी को और अच्छे तरीके से कर पाएँ। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि मेंस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जो सिविल सेवा परीक्षा की जो परीक्षा होती है, उसमें जो 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा इंटरव्यू साक्षात्कार, उसमें से जो पहला 2 चरण है, मतलब जो पहला और आखिरी चरण है, मतलब प्रीलिम्स का और इंटरव्यू का जो चरण है, उसमें कहीं ना कहीं लक फैक्टर काम करता है। इंटरव्यू में आधे घंटे के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर आपको अपना आउटपुट देना होता है। कभी अच्छा लगा, कभी बुरा लगा, आपको पता नहीं। उसी तरह प्रीलिम्स में भी क्या होता है कि कभी 1 क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गया, आप रेस से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मुख्य परीक्षा, मतलब जिसे हम मेंस परीक्षा कहते हैं, उसे कहा ही मुख्य परीक्षा जाता है और शायद यही कारण है कि यह मुख्य परीक्षा ही मुख्य हो जाता है। आपके चयन के लिए यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे, आपकी जो निश्चितता होती है चयन होने की, वह उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको मुख्य परीक्षा के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए और इसमें आप जितना एफर्ट दे सकते हैं, जितना एफर्ट लगा सकते हैं, आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट अपने मेंस एग्जामिनेशन के लिए ही लगाना चाहिए। तो अभी जो अतिरिक्त समय आपको मिला है, मैं कुछ बातें डिस्कस करूंगा कि अंतिम समय में आपको क्या करना चाहिए, जिससे आपके अंक बढ़ सकते हैं, जिससे आपके सिलेक्शन की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अभी इस बचे हुए समय में ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यह आपने सुना होगा और यह निश्चित रूप से उपयोगी भी है और सार्थक भी है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा आप इसमें मार्क्स ला पाएंगे। करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सर पे परत निशान, बहुत पुरानी कहावत है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। दोस्तों, मैं अपने पुराने वीडियोस में, पुराने लेक्चर्स में ये भी आपसे बार बार कहता हूँ कि आप अपने हैंडराइटिंग पर ध्यान दीजिए। अभी जो 64वीं मुख्य परीक्षा की रिजल्ट अभी घोषित की गई है कुछ ही दिन पहले, लगभग 1 सप्ताह पहले, उसमें हमने पाया कि ऐसे मित्र जो कि यूपीएससी का भी इंटरव्यू तक दिए हुए हैं, यूपीएससी का मेंस दिए हुए हैं या बीपीएससी में पहले से चयनित हैं, उनका भी मुख्य परीक्षा में चयन इस बार नहीं हो पाया। इसका 2-3 कारण है कि वह जीएस के आंसर्स में या अपने ऑप्शनल के आंसर्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अपने राइटिंग या अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए, जिसके वजह से उनका चयन नहीं हो पाया। दोस्तों, चूँकि अभी परीक्षाएँ लगातार हो रही है बिहार में, इसके वजह से प्रतिस्पर्धा काफ़ी कड़ी हो गई है, कंपटीशन टफ हो गया है और इसके लिए मतलब भीड़ से आपको यदि निकल के इंटरव्यू के लिए कॉल लेना है या फाइनली सेलेक्ट होना है, तो उसमें आपको काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें करनी होगी जो दूसरे लोग नहीं करते हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने अक्षर को सुधारिए, अपने हैंडराइटिंग को सुधारिए, क्योंकि आप अंदर क्या लिख रहे हैं, कंटेंट क्या लिख रहे हैं, यह तो बाद में देखा जाएगा। जो फर्स्ट चीज़ होता है, जैसे कॉपी आई, एग्जामिनर के पास जब कॉपी आई तो उसमें वो सबसे पहले देखेंगे कि वो कैसा दिखता है। इससे एक साइकोलॉजिकल जो है सो इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। यदि आप अच्छी हैंडराइटिंग में चीज़ों को लिख रहे हैं तो उससे जो है सो प्रथम दृष्टया समझ लीजिए कि आपने एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट, एक बहुत ही अच्छा प्रभाव एग्जामिनर के मन पे छोड़ दिया है। उसके बाद आपका काम हल्का हो जाएगा। इसलिए ऐसे मित्र जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, वह भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जो 3 घंटा का समय होता है उसमें यदि आप थोड़ा स्लो भी लिखें, थोड़ा कम कंटेंट भी लिखें, लेकिन जो भी लिखें उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखें, वो प्रेजेंटेबल हो। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लाइटली मत लीजिएगा। आपसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि हैंडराइटिंग से ज़्यादा मतलब नहीं है, कंटेंट मैटर करता है। कंटेंट तो मैटर करता ही है, ऑफकोर्स कंटेंट तो आपको लिखना ही है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, लेकिन यदि हैंडराइटिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं, क्योंकि मैं लगभग 3 साल तक खुद मेंस की जो मॉक कॉपीज़ होती है वो इवेलुएट करता था, तो कितना ज़्यादा इसका साइकोलॉजिकल बर्डन होता है इवेलुएटर के पास, वो मतलब मैं समझ सकता हूँ। इसलिए आप हैंडराइटिंग को अच्छा कीजिए। बचे हुए समय में आप जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं, लोग बहुत आसानी से कह देते हैं बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट होता है। सबको पता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मतलब आपको समझ लीजिए 5 क्वेश्चन तो पहले से पता है कि पटना कलम आना है, कि मौर्यन आर्ट आना है, कि पाल आर्ट आना है, आपको पता है।
आपको यह भी पता है कि ग्रीन हाउस गैस पर जो है सो आपसे टिप्पणी लिखा जाने के लिए कहा जा सकता है, इसरो के अचीवमेंट्स पर लिखा जाने कह सकता है। मतलब आपको पता है कि ये क्वेश्चंस आने हैं और सबको पता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि उन्हीं क्वेश्चंस में आपको अच्छे अंक मिल सके, यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो उसके लिए यही है कि आप अपने आंसर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिख सकें, पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखें, बड़ी बड़ी कहानियाँ नहीं लिखें, एक पैराग्राफ को पूरे पेज भर में नहीं लिखें। डायग्राम बनाने की कोशिश करें। आप यदि मॉडर्न आर्ट पे आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आप अशोकन पिल्लर को दिखाइए, आप उसमें स्तूप के डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, आप उसमें और भी चीज़ें फ्लो डायग्राम से दिखाइए कि कोर्ट आर्ट क्या था, पब्लिक आर्ट क्या था। तो इन सब चीज़ों को आपको डायग्रामेटिकली या फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट करना होगा, तभी आपके अंक अच्छे हो सकते हैं। यदि इसरो के अचीवमेंट्स के बारे में आपसे पूछा गया तो आप यदि उसमें मान के चलिए लॉन्च व्हीकल्स के डेवलपमेंट को दिखा रहे हैं कि कैसे मान लीजिए PSLV से GSLV का विकास हुआ, तो उसमें आपको जो है सो दिखाना पड़ेगा कि पहले PSLV का क्या फीचर था, GSLV का क्या फीचर था। छोटा छोटा डायग्राम यदि आप बना देंगे तो पता चल जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के लिए हमेशा डायग्राम बनाइए, मैप्स बनाइए, बिहार का मैप बनाइए, भारत का मैप बनाइए, संभव हो तो विश्व का मानचित्र बनाइए, उसमें दिखाइए जो भी चीज़ें पूछी गई हैं उसको मानचित्र के जरिए शो करने का प्रयास कीजिए। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के क्वेश्चन में भी आपको मैप दिखाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के क्वेश्चन में भी जैसे मैं याद कर पाता हूँ कि 64वीं मेंस में क्वेश्चन, चूँकि 64वीं का मेंस मैंने भी दिया था, मेरा भी इंटरव्यू कॉल आया है, तो उसमें भी पूछा गया था कि भारत, ईरान और अफगानिस्तान के संबंध के बारे में कुछ पूछा गया था। तो मैंने उसमें मैप से दिखाया था कि भारत कहाँ है, ईरान कहाँ है, अफगानिस्तान कहाँ है, कहाँ से चाहबहार पोर्ट से जेरांस दिलाराम हाईवे का निर्माण हो रहा है, जेदान कहाँ है जहाँ पे जो है सो भारत रेलवे नेटवर्क बना रहा है। तो छोटा छोटा मैप यदि आप बना देंगे, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको मैप बहुत एक्यूरेटली बनाना चाहिए, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, तो मैं तो सिंपली इंडिया को एक क्वाड्रिलेटरल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और उसके तीनों शीर्ष पर, मतलब क्वाड्रिलेटरल आप समझ रहे हैं ना, जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के तीनों शीर्ष पर 3 गोला लगा देता हूँ और वो एक जम्मू कश्मीर हो जाता है, एक गुजरात हो जाता है और तीसरा नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। तो आपको डायग्रामेटिकली बस जो है सो एक सिंबल ड्रॉ करना है, मतलब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट हो जाए कि हाँ चलो भाई ये इंडिया है। उसके बगल में आपने एक गोला देके दिखा दिया कि अच्छा ये अफगानिस्तान है, नीचे गोला देके दिखा दिया अच्छा ये ईरान है, और वहाँ से फिर आपने दिखा दिया कि कौन सा हाईवे बन रहा है, कौन सी रेलवे लाइन बन रही है। तो छोटी छोटी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपके आंसर्स की जो विजुअल इंप्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, जिससे आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। अब साहित्य का ही पेपर था, मान के चलिए मेरा मैथिली लिटरेचर था, बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल पेपर होते हैं जिसमें आपको लगेगा डायग्राम की कोई संभावना नहीं है। हर जगह आपको संभावना तलाशनी होगी। आप मैप से दिखा ही सकते हैं भाषा का विकास कैसे हुआ, मैप से मैंने दिखाया कि भाषा बिहार के किस क्षेत्र में कहाँ क्या बोली जाती है। ऐसा आप हर एक ऑप्शनल में कर सकते हैं। मैप नहीं बना सकते, कम से कम फ्लो डायग्राम बनाइए। GS के आंसर्स में आप पाई चार्ट बनाइए, हिस्टोग्राम बनाइए, बार चार्ट बनाइए, बार ग्राफ बनाइए। इन सब चीज़ों के थ्रू आप जैसे मान के चलिए कहीं इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं, कुछ घटा कुछ बढ़ा, MMR बढ़ा घटा, इन सबको ग्राफ के जरिए दिखाने का प्रयास कीजिए। तो इन सब चीज़ों से आपका जो विजुअल इंप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। फिर 2-3 चीज़ें और मैं बोलता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिहार के लोग अभी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं 64वीं के, उनको बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं होती हैं या बहुत सारा जो ऐसा चीज़ है जो आपको सामान्य तौर पे किताबों में नहीं मिलेगा, वो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाएगा। बिहार के करंट बजट को एक बार अच्छे से देखिए। यदि आप बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो हर एक चैप्टर का जो पहला पेज होता है या उसका जो पहला पैराग्राफ है वो उस चैप्टर का बेसिकली समरी होता है। तो आप यदि उस समरी को भी पढ़ लेंगे तो आपको चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है इसका आइडिया लग जाएगा। तो आप इतना करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स हो जाएगा। उसके बाद कई क्वेश्चंस में आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में किसी चीज़ को बताइए। जैसे औद्योगिक विकास हुआ तो उसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताइए। लेकिन मान के चलिए आप किसी क्वेश्चन में आपसे सीधा नहीं पूछा गया कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या है, लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि जिस क्वेश्चन में नहीं भी पूछा गया, यदि स्कोप है तो आप कम से कम एक पैराग्राफ में अलग से उसका बिहार का डायमेंशन भी अलग से मेंशन कर दीजिए। चाहे मान लीजिए पर्यटन की बात कर रहे हैं, उद्योग की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की, तो उसका एक बिहार का डायमेंशन आपको अलग से थोड़ा सा लिख देंगे। तो क्या है कि आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, आप स्टेट PSC का एग्जाम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि आपने कुछ क्रिएटिविटी दिखाई, मतलब आपने कुछ अलग लिखा, तो इससे भी आपके आंसर में थोड़ा सा यूनिकनेस आएगा। तो आपको ऐसा भी करना चाहिए। उसके बाद चीज़ों को जो मुख्य पॉइंट है उसको अंडरलाइन करें, उसको हाईलाइट करें। तो इससे क्या होती है कि उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। अब मान के चलिए आप यदि किसी सिविल सोसाइटी के बारे में लिख रहे हैं
तो सिविल सोसाइटी के बारे में यदि फॉर एग्जांपल राधेश्याम यादव जी ने कुछ कहा है तो उसको आपने यदि हाईलाइट कर दिया और जो एग्जामिनर हैं वो जानते हैं कि हाँ राधेश्याम जी कोई थिंकर है जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, तो उससे उनके दिमाग में ये चल जाता है कि अच्छा आपको नॉलेज है इस चीज़ को, तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चीज़ों को हाईलाइट कीजिए, जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करने का प्रयास कीजिए। ऑप्शनल पेपर जो है जिनका पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, अब देखिए सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जिसमें आप 80% चीज़ें अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मतलब उसमें किसी चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फैमिली हो, मैरिज हो, विमेन का रोल हो, ये सब तो सामान्य चीज़ें हैं, जीएस में भी लोग पढ़ते हैं या कॉमन परसेप्शन से भी इन आंसर्स को लिख सकते हैं। लेकिन यही गलती करते हैं जिसके वजह से मार्क्स हमें नहीं आती है। उसमें आप कॉमन परसेप्शन ना लिख के आप सोशियोलॉजिकल टर्म्स का यूज़ कीजिए, आप पर्टिकुलर थिंकर्स को कोट कीजिए, थॉट उनके विचारों को लिखिए, तभी आपको इन विषयों में जो है सो नंबर आएगा। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस में अब मान के चलिए जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, इंटरनेशनल रिलेशन सब लोग पढ़ता है, जीएस में भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप यदि इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन को मतलब ऑप्शनल के क्वेश्चन को यदि आप जीएस के तरह लिखेंगे तो मार्क्स तो नहीं आएगा ना। अब यदि आप इंटरनेशनल रिलेशन में मान के चलिए इंडिया चाइना के बीच में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा कि ये रियलिस्ट डायमेंशन है, ये नियो रियलिस्ट डायमेंशन है, फंक्शनलिस्ट अप्रोच है, या केनेथ वॉल्ज ने ये कहा, मॉर्गेनथाउ ने ये कहा। तो थोड़ा सा आपको थियोरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना होगा, तभी आपका आंसर जो है सो जीएस से डिफरेंट होगा। सॉफ्ट पावर क्या है, हार्ड पावर क्या है, टर्म्स को, इन टर्मिनोलॉजीज को आपको इनकॉर्पोरेट करना होगा अपने आंसर्स में, तभी आपका आंसर जो है सो बेहतरीन बन पाएगा और दूसरों से अलग हो पाएगा। हमेशा थिंकर्स के बारे में लिखिए। तो अभी जो बचा हुआ समय है इसमें मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, टाइम लिमिट में आंसर्स। और फिर जीएस पेपर 1 के विषय में मेरे से बहुत सारे सवाल लोग पूछते रहते हैं कि सर जीएस पेपर 1 का टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि उसमें स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन रहता है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप स्टैट का क्वेश्चन पहले करें और पहले 1 घंटा में स्टैट के क्वेश्चन को प्रयास करें कि बना लें। 1 घंटे में यदि आप बना लेते हैं तो उसके बाद 2 घंटा आपको नेट बच जाता है जिसमें आपको 6 क्वेश्चन करना होता है, उसके बाद बड़ी आसानी से आप कर पाते हैं। लेकिन यदि आप 1 घंटा में स्टैट के क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे तो फिर आप मान के चलिए कि आपको जीएस का क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ऐसा ना करें, मतलब आप पहले से समय नियत कर लें, समय तय कर लें। यदि आप स्टार्ट बाद में करते हैं, यदि आपका स्टार्ट कमज़ोर है, बहुत सारे लोग मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते या जिनकी मैथ कमज़ोर होती है, तो उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप 2 घंटे में जीएस को कंप्लीट करने का प्रयास करें और जो बचा हुआ समय है उसमें स्टार्ट करें, क्योंकि यदि आप पहले स्टार्ट में लग जाएंगे तो हो सकता है आपका जीएस का भी क्वेश्चन खराब हो जाए, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है वो भी खराब हो जाएगा, तो फिर आपको नुकसान होगा। कई लोग पूछते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की प्रैक्टिस कहाँ से करें। दोस्तों देखिए, स्टैटिस्टिक्स में जो प्रश्न पूछा जाता है वो बहुत ही सरल प्रश्न होता है, उसके लिए आपको कोई मैथ्स आने की आवश्यकता नहीं है, या जो लोग मैथ्स के नहीं भी हैं वो भी उन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि आप 10 साल 12 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस सॉल्व कर लीजिए, उसके अतिरिक्त कुछ भी मत कीजिए। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि आपके पास कैलकुलेटर तो है ही, कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है, तो आपको खुद से तो कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। बेसिकली तो परसेंटेज का ही क्वेश्चन होता है ना, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिए। और यदि नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो आजकल तो यूट्यूब पे हज़ारों चैनल है, आप एसएससी के कुछ क्वेश्चंस को बना लीजिए, एसएससी में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। यदि आप उनको भी सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स को बहुत ध्यान दें, क्योंकि देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि कंपटीशन जब बहुत टफ हो गई है, तो ऐसे में आप यदि स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन छोड़ रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो आप लॉस में जा रहे हैं, आपको नुकसान होगा। तो इसलिए उसको अच्छे से करें। और चूंकि यहाँ पे मान के चलिए 72 नंबर का स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन रहता है, तो सिर्फ आंसर निकाल देने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे आप 9वीं 10वीं में जब मैथ्स बनाते थे तो स्टेप बाय स्टेप लिखते थे कि चूंकि ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा ही हुआ, तो इसलिए ऐसा इसलिए हुआ, तो आपको ये सब चीज़ें भी वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। आप जब मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पेपर में ये लिखनी पड़ेगी कि जो यूनिटरी मेथड से जैसे आप सॉल्व करते थे ना एक एक नियम से, उसी तरह से एक एक नियम के तौर पे ही आपको एग्जामिनेशन में भी एक एक स्टेप को लिखना पड़ेगा, तभी आपको ठीक मार्क्स मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, नहीं तो आपके अंक कम हो जाएंगे और फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या मान लीजिए सिलेक्शन हुआ भी तो अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। जो पेपर 2 है करंट अफेयर्स, उसके लिए जो है सो आप किसी भी एक रिपूटेड मैगजीन, जो कि यूपीएससी के लिए जो भी रिपूटेड मैगजीन है, कोचिंग है, उनके किसी भी एक मैगजीन को नियमित रूप से पढ़िए, आपको जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उससे कवर हो जाएगा। और अखबार हर दिन पढ़िए, राज्यसभा टीवी के डिबेट्स को देखिए, उससे बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को यदि आप करेंगे तो आपके आंसर की गुणवत्ता बढ़ेगी
और आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक मिलेंगे। जो बचा हुआ समय है उसमें आप यही सब चीज़ें यदि करेंगे तो आपके निश्चित रूप से अंक बढ़ जाएंगे। जो लोग 65वीं की मेंस दे रहे हैं उनको शुभकामनाएं। 66वीं का भी नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में आने वाला है, तो उनके लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं या वो एग्ज़ाम देना है वो भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं, अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करते रहें। 64वीं का रिजल्ट आ गया है मुख्य परीक्षा का, उसकी इंटरव्यू की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी मेरी शुभकामनाएं। आपने बहुत बड़ा मुकाम ऑलरेडी हासिल कर लिया है, अब बस आखिरी चरण में है, आप निश्चित सफल होंगे। यदि कोई परेशानी होती है तो आप डीकेटी के माध्यम से या मेरे फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आप कभी भी मेरे से जुड़ सकते हैं। आप सबका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है। धन्यवाद डीकेटी का एक बार फिर से ये मौका देने के लिए। दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं लगातार आप सबके साथ इंटरैक्ट करता रहा हूँ, तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।